नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। एक और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद, भाई भतीजावाद, और उसके बाद सबसे ज़्यादा उनका जोर है भ्रष्टाचार। लाल किले से लगता है कि उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया और एक ये भी संकेत दिया है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बात बहुत दूर तक गई है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से राजनीतिक नेताओं की घेराबंदी हो रही है और जिस तरीके से जो राजनीतिक लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इससे तो साफ लगता है कि अब जीरो टॉलरेंस की राजनीति है, जीरो टॉलरेंस की लाइन ऑर्डर की व्यवस्था है और जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार है और उसी के तहत कोई भी हो कार्रवाई होगी। 27 महीने तक जेल में रहने के बाद आजम खां बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ राजनीतिक सक्रियता दिखाई, लुलू माल पर बोले, नवाज पर बोले और इसके अलावा तमाम बिंदुओं का उन्होंने जिक्र भी किया। यहां तक कि इसी दौरान उनको 2 बार मेदांता में भी भर्ती होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कई राहतें मिल चुकी है, लेकिन लगता क्या है? लगता यह है कि आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और ये भी अब घेराबंदी शुरू हो गई है कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। ये भी संभव है कि उनकी जो जमानत है उसको भी रद्द कराई जाए, क्योंकि एक गवाह ने उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम कराया है। गवाह थाने में जाता है और गवाह कहता है कि 5 लोग मेरे घर आए, आजम खां का नाम लिया और कहा कि अगर कोर्ट में जरा भी गवाही दी और सच्ची बात कही तो ध्यान रखना अंजाम बुरा होगा। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, मुकदमा कायम हो गया है। इसमें 2 मुकदमे कायम हुए हैं और जब एसपी से बातचीत की तो उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कह दिया, आजम खां हो या कोई हो, अगर इस तरीके की बात सामने आती है मुकदमा भी कायम होगा और कार्रवाई भी होगी, गवाह को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ये भी कह दिया उन्होंने। इससे थोड़ा सा उनके बेटे अब्दुल्ला भी उद्वेलित हो गए। मीडिया के सामने उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो एसपी से मिले और उन्होंने कहा ये क्या, 2 साल पहले तक बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जो है कबूतर चोरी, और अब गवाह को धमकाने का मुकदमा, ये क्या हो रहा है? और एसपी से जब मिलने के बाद निकले तो उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मंडल में एक अधिकारी की नियुक्ति हो गई है जिनका काम ही है कि मेरे परिवार को मटिया मेट करना, और उन्होंने भी कहा वो डेपुटेशन पर आए हैं, लेकिन लोगों का कहना ये इशारा कमिश्नर पर है, कमिश्नर पर। सवाल ये उठता है, क्या फिर से आजम खां जेल जाएंगे? क्या सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है, कोई भी कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन उसके साथ मुरव्वत नहीं बरती जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी गुप्ता हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से दिनेश वाजपेयी जी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी से हैं राम गोपालपुरी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धर्म प्रकाश जी, क्या हो रहा है
ये जीरो टॉलरेंस है या फिर जो आरोप लग रहे हैं उसके तहत घेराबंदी है? स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस है। आप केवल आजम खां की बात कर रहे हैं, जरा रेफरेंस ले लें त्यागी वाला। उसको ये बताया जाता था भाजपा से बड़े संबंध है, भाजपा के रूप में बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन उसने अगर बदतमीजी की तो क्या उसको छोड़ा गया? तो इसको तो मैं जीरो टॉलरेंस मानता हूं। और जमानत की बेसिक शर्त ये होती है कि आप किसी भी गवाह को धमकाएंगे या प्रभावित नहीं करेंगे। एक बेसिक टर्म होता है जमानत का। और आदमी को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिया भी इसीलिए जाता है जेल में कि भाई वो तथ्यों को विरूपित न कर सके। अब चूंकि यहां ये संबंध आया और ये उसने आके चल के रिपोर्ट की है, तो अगर इसमें रिपोर्ट लिखी गई है तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलत बात है। धर्म प्रकाश जी, अभी आप त्यागी का जिक्र कर रहे थे जी, हम उसमें थोड़ा सा आपको एक जोड़ देता हूं। त्यागी का मामला बहुत तेजी के साथ उठा, इसमें दो राय नहीं है। महेश शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको बहुत तेजी के साथ उठाया और कहा गया वो गैंगस्टर लगेगा, राष्ट्र लगेगा, जाने क्या क्या कह दिया गया। और जिस तरीके से उसकी धरपकड़ हुई तो लगा कि हाँ वास्तव में कि स्थितियां वास्तव में ऐसी है कि जीरो टॉलरेंस है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद त्यागी समाज सड़क पर आ गया। उसकी पत्नी ने जिस तरीके के आके बयान दिए और जो उनके समर्थक सड़क पर उतर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है शासन को, प्रशासन को बैकफुट पर रहना पड़ा, क्योंकि महेश शर्मा पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे। क्या ये सच नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कोई घटना होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने उच्च शिखर पर रहती है, फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तमाम चीजें आती जाती है और वो घटना हमें समाचार या मीडिया के माध्यम से उतनी चर्चित नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये तो सही है कि अगले का मकान भी तोड़ा गया जो अवैध बना था। मकान नहीं तोड़ा गया, उसका एक अवैध पोर्शन तोड़ा गया। भाई वैध मकान नहीं तोड़ा गया, वो तो एक अपार्टमेंट था। नहीं, हम वैध चीज क्यों तोड़े? हाँ, लेकिन अगर अवैध चीज तोड़ी गई, उस पर किसी ने उसको प्रश्रय नहीं दिया। महेश शर्मा पर अगर आरोप लगा है और उसका कोई पुष्ट प्रमाण आता है तो महेश शर्मा पे भी हो सकता है कार्रवाई हो, क्योंकि हम इसको इससे तो इनकार नहीं कर सकते। जब हमें जीरो टॉलरेंस अपनाना है तो कोई हो, मैं हूं, मेरा बेटा हो, मेरा पिता हो, मेरा चाचा हो, मेरा मामा हो, सब पर वो लागू होना चाहिए। अगर नहीं लागू होता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगा सकते हैं। राम गोपाल, आपने सुना धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है और संकेत दे दिया उन्होंने कि जमानत जब मिलती है तो एक शर्त होती है कि आप गवाह को नहीं धमकाएंगे, और इसमें मुकदमा ही वो कायम हो गया। क्या इसके माने आपको लगते हैं? वर्मा जी, हाँ, धर्म प्रकाश जी, मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल राजनीति में मैंने कभी देखा। और अध्ययन करना एक अलग चीज है। इतनी बड़ी हास्यास्पद चीज ये कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री अदालत से पूरी फाइल लेके भाग गए। अदालत कह रही है कि इनको हिरासत में लिया गया और वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आए थे, वकील साहब को बता के चले गए। और पुलिस टाल मटोल अब कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर अगर उसी दिन कार्रवाई होती तो ये नजीर बनती कि कानून का सम्मान करना चाहिए। तो जीरो टॉलरेंस का कहीं कोई मतलब नहीं। जीरो टॉलरेंस उनके लिए है जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो इनको लगता है कि ये मेरा विरोध करेगा, उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। और जहां तक जमानत की बात है कि जमानत में उन लोगों को धमकाया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक गेस्ट हाउस में लोग सब इकट्ठा हुए, सबको ईडी ने फाइल बता दी कि आप सबको अंदर जाना है, या अंदर या सूरत। तो सब विधायक जिनके जिनके ये गलत काम किए होंगे, सब बेचारे ना भी किया हो, अभी ईडी है या कोई थानेदार अभी मेरे ही सामने खड़ा हो जाए, मान लिया कि हम लड़ैया हैं, हम लड़ेंगे, 2 बात कहेंगे, किसी भी साधारण आदमी के खिलाफ कोई बात कहे, ईडी और सीबीआई और आईटी खड़ा हो जाता है तो सबके ढीले हो जाते हैं
हाथ पैर, तो ये जीरो टॉलरेंस कतई नहीं है। इनकी लॉन्ड्री में जो नहीं धुला वो तो आरोपी है, और जो धुल गया वो चकाचक है। कितने लोग आए जो इन पर आरोप थे, जिन पर मुकदमा है, यही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनका अभी हमारे मित्र हैं राकेश सचान जी, उन्होंने जो किया, क्या उसका जवाब है गुप्ता जी के पास कि ये जीरो टॉलरेंस है, कि पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई उनके माननीय न्यायालय के आदेश के? ठीक बात धर्मप्रकाश जी, बात बहुत गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। कि जब कोर्ट के आवेदन पर, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा कायम नहीं होगा, फिर आप सोच लो कि आम जनता की क्या स्थिति होगी। वर्मा ये जी, बहुत बड़ी बात वर्मा जी, कही है। पहली बात तो ये कि उस पर कार्रवाई आज भी पेपर में है, हाँ है, कि कार्रवाई उस पर हो रही है, और अगर कड़ापन न होता हाँ, तो राकेश सचान दूसरे दिन जाके सरेंडर न करते। सरेंडर किया उन्होंने। अब यहां पर थोड़ा सा कोर्ट को अपना व्यू, जो कोर्ट का व्यू रहा हो उस समय, जब व्यक्ति सरेंडर होकर के आपकी हिरासत में आ गया, तब तो दोबारा पकड़ में आ गया था। कोर्ट को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए था। हम बिल्कुल करके हुआ सब, हम कतई भी किसी की इलीगल बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे इलीगल तो था ही, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको। तो साफ अदालत कह रही है कि इनको हिरासत में लिया गया। अदालत अपना काम करे, तो अदालत करे। वारंट जारी हुआ, 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 पुलिस जांच कर रहे हैं। देखिए, अदालत के वारंट पर पुलिस जांच कर रही है। जरा सा वर्मा जी, वारंट जिस केस में जारी हुआ था उसी में गए थे। दूसरे केस में कभी कोर्ट ने वारंट जारी नहीं किया। अदालत की अवमानना का मामला, अदालत की अवमानना में भी वारंट जारी होता है। भाई बुलाया तो जाएगा, वहां बुलाना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट को बुलावे। और हमारे किसी नेता ने अगर उस चीज, उनके चीज को सपोर्ट किया हो तो मैं गुनहगार। ठीक बात। दिनेश जी, आप सुने कि धर्मप्रकाश जी ने जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात की, राम गोपाल जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण दे दिया और समझाया कि कैसे क्या हो रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, भी आदरणीय पुरी जी ने पूरी तरीके से ये बताया कि जिस तरीके से हमारे गुप्ता जी जीरो टॉलरेंस के बारे में बता रहे थे, उन्होंने एक नज़ीर यही कानपुर शहर की दे दी। देखिए आदरणीय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का न कोई जीरो टॉलरेंस है और ना ही कोई इनका कानून और कायदा है। अगर इनके कहने पे आप चलते हैं तो आप ठीक हैं, और अगर आप इनके कहने पे नहीं चलते हैं तो आपके ऊपर सारे मुकदमे भी कायम कर दिए जाएंगे, गवाह भी तैयार कर लिया जाएगा आपके खिलाफ मुकदमा कायम कराने के लिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नुपुर शर्मा ने इतना बड़ा बयान दिया, क्यों नहीं तुरंत आपने FIR करी? तब आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ था? चलिए वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, लेकिन देश में एक आग लगाने वाला मामला था, तब जीरो टॉलरेंस आपको नहीं दिख रहा था। सिक्योरिटी, क्योंकि बाकायदा उनको सिक्योरिटी दी, क्योंकि वो आपकी लॉन्ड्री में धुली हुई थी, इसलिए आपको जीरो टॉलरेंस नहीं दिख रहा था। आदरणीय राहुल जी को आपने बुलाया 5 बार, आदरणीय सोनिया जी को बुलाया, क्या आपको भ्रष्टाचार का मामला मिला? जब नहीं मिला तो आप परिवारवाद पे उतर आए। तो निश्चित रूप से परिवारवाद पे आपको लाल किले से भाषण दिया, और हर 26 जनवरी 15 अगस्त को आप परिवारवाद पे भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार से इतना घबराए हैं और डरते हुए हैं कि आपको कहीं ना कहीं उस परिवार के बारे में बोलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना कोई जीरो टॉलरेंस ना कुछ। ठीक बात। धर्मराज जी, आपने सुना? वर्मा जी, एक शब्द में कहना चाहूंगा। हाँ, कहो, कहिए। जीरो टॉलरेंस इनके यहाँ कुछ है ही नहीं। जीरो टॉलरेंस अभी आप देखिए, एक 15-20 दिन पहले हिंदुस्तान के यूनियन गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसकी बड़ी हैसियत है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, उसने कहा हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस ये हो गया कि उसको तत्काल बाहर कर दिया। ये जीरो टॉलरेंस है इनके यहाँ का। तो निश्चित रूप से अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा डेमोक्रेटिक और ये कानूनदां है। दोनों चीज हमने आपको साफ की कि डेमोक्रेसी इनके यहाँ कितनी है कि अपने पार्टी के आदमी को बाहर कर दिया सड़क पर, और कानून के पालन इतने करते हैं कि अदालत कह रही है कि इनको पकड़ के लाओ, और वहां सिटिंग चल रही है। ठीक बात। धर्मप्रकाश जी, सुना
ये बहुत बड़ा इशारा हुआ है नितिन गडकरी को लेकर के। मैंने बिल्कुल सुना। और नितिन गडकरी को लेकर के एक बड़ी, और शायद बीजेपी के आम नेता और कार्यकर्ता भी थोड़ा असहज है कि गडकरी जिन्हें कहा जाता है परफॉर्मेंस में नंबर एक नंबर 1। अच्छा, और कहीं ऐसा तो नहीं लगता है, लोगों को चर्चा दिमाग में आ रही है कि बीच बीच में नेहरू जी की बड़ी उन्होंने चर्चा कर दी, प्रशंसा कर दी, उनके भाषणों का बयान कर दिया। दूसरा भी उन्होंने कह दिया कि जैसे मेरा जी उब गया, अब लगता नहीं कि इसमें काम करें। और उसके लिए जैसे रामगोपाल पुरी ने कहा कि देखिए रास्ता दिखा दिया बाहर का। क्या है देव प्रकाश जी इसके बारे में आपका कहना? जीरो टॉलरेंस ये देखिए, हाँ, आप हर चीज को अपनी तरीके से प्रतिपादित करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन इतने आयाम हैं हमारे पास कि उन आयामों में हम किसका कहां प्रयोग करेंगे। अगर नेहरू जी की बात से नाराज होते तो मोदी जी लाल किले से नेहरू जी का नाम न लेते। हाँ, नाम या स्मरण किया है, स्मरण ऐसा किया। कोई, और तो हम नेहरू जी को लेकर के तो आपके दिनेश कुमार ने पूरा बयान दे दिया था, एक दिन पहले ही दिया था, और कह दिया कि महात्मा गांधी दोषी है बंटवारे के लिए। अगर उन्होंने नेहरू और पटेल को अपना एडीसी न बनाया होता तो ये हालात नहीं होते, ये तक कहा गया है। और ऐसा नहीं है, मोदी जी ने भी अभी कई तमाम मुद्दों में नेहरू को बिल्कुल कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, हमने जो मेरा कर्तव्य है, हाँ, हम उसका पालन करते हैं। नितिन गडकरी के लिए हमने क्या सोचा है, नितिन गडकरी का हमें कहां उपयोग करना है, हम उसको भी देख रहे हैं। संसदीय दल सब कुछ नहीं होता, 11, 12, 15, 20 लोगों का समूह होता है। संसदीय दल तो सबसे बड़ी कमेटी होती है राजनीतिक क्षेत्र में, वो ठीक है, लेकिन तमाम लोग हमारे पास तमाम ऐसे उदाहरण हैं हाँ। कि जिनमें संसदीय दल में नहीं रहे, लेकिन उनका हमने उपयोग किसी अन्य स्थानों पर किया। क्यों कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी की जो एक साफ सुथरी छवि और कार्य करने वाली छवि है, उसका एक मॉडल है वो। और इसीलिए जो आपने कहा सबसे बढ़िया काम करने वाले मंत्रियों में उसका नाम आया। लेकिन जनता है, जनता का अपना अपना प्रतिपादन है, लेकिन उसी जनता ने नितिन गडकरी को मोदी जी का सब्स्टिट्यूट नहीं माना। ये भी सर्वे है। ये कहां से आ गया? ये तो कहीं आया नहीं। बिल्कुल आया। अरे इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, नंबर 2 पे राजनाथ सिंह को माना गया, उसमें कहीं नहीं। मैं बता रहा हूं, फिर उसमें योगी जी आए। अगर उसमें भी देखिए धर्मप्रकाश जी, अगर आपकी कैटेगरी देखा जाए तो नंबर 1 पे मोदी है, नंबर 2 में अमित शाह, अब नंबर 3 पे राजनाथ, चौथे नंबर पर नितिन गडकरी। सही कहा। ये एक अलग, लेकिन अपना जो पब्लिक का सर्वे है, सी सर्वे, उसकी मैं बात कर रहा हूं, सी वोटर सर्वे। मान ले हम, चलिए नहीं, हम ये मान ले कि नितिन गडकरी को इसलिए आप हाशिए में डाल दिए क्योंकि इनकी कोई लोग नहीं, हाशिए में नहीं डाला, हम उनका क्या उपयोग करेंगे ये हमारा कुछ है। क्या मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे? नहीं, मार्गदर्शक मंडल का वही। और अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, हाँ, तेलंगाना के चुनाव में तो आपने देवेंद्र फडणवीस को केवल एक आदमी, हम डेमोक्रेटिक हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं। सुनील बंसल चले गए, उनको भी इन्हीं तीनों को तो बनाया गया। सुनील बंसल जी को वहां भेजा गया। कहाँ भेजा गया? राष्ट्रीय महामंत्री, 3 राष्ट्रीय महामंत्री भेजा गया, 3 स्टेट उनको भी दिए गए। हाँ, तो 3 महाराष्ट्र थोड़ी दिया? नहीं दिया गया, इसीलिए महाराष्ट्र। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे जीरो टॉलरेंस हमने कहा नहीं किया, आप उसका बताइए। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, तो क्या ये जीरो टॉलरेंस आपने नितिन गडकरी के भी मामले में किया है? क्या वहां जीरो टॉलरेंस की कोई बात ही नहीं थी? उसने कोई अपराध किया क्या? उसने कोई गलत काम किया क्या? क्यों? अगर आपकी पार्टी के विपरीत बात कर रहे हो, पार्टी के विपरीत नहीं की, नेतृत्व के विपरीत भी नहीं की उसने, बातचीत उसने नेतृत्व के विपरीत भी नहीं की। तो निश्चित रूप से तो भाई है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस समय का जो लोकतंत्र है, इस समय की जो व्यवस्था है, उस समय बिल्कुल उसने बिल्कुल सही कहा। लोकतंत्र, इस समय जो लोकतंत्र चल रहा है उससे मैं स्वयं चिंतित हूं, उसलिए चिंतित हूं। सरकार के रवैये से भी चिंतित है। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ, वर्मा जी पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, बिल्कुल कर दी। हाँ, मैं पूरे लोकतंत्र के सिस्टम में इस समय चिंतित हूं, और इसलिए चिंतित हूं कि जो विपक्ष का कार्य है, विपक्ष अपना कार्य नहीं कर रहा है।
वो मुद्दे बनाने में ज्यादा इच्छुक है, पॉलिसी में लड़ने में। धर्मराज जी, आप तो विपक्ष मुक्त की बात कर रहे हैं। विपक्ष पूरा विपक्ष मुक्त सब जगह, कांग्रेस में जबरदस्ती, जहाँ दो विधायक नहीं वहाँ सरकार जबरदस्ती है। कांग्रेस विपक्ष मुक्त बच्चा, कांग्रेस मुक्त एक अलग चीज है, एक आदमी के दो चेहरे। कांग्रेस मुक्त एक अलग चीज है, विपक्ष मुक्त एक। क्यों, आपने क्या किया? कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने कर्मों से गई, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। ये दैवी शक्ति है कि भाई उसका फायदा हमको मिल रहा है। चलिए, कोई महाराष्ट्र में मेरा दूसरा ये कहना है कि सब लोग आजम खान के लिए ये बात कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कि 90 मुकदमे हो गए, 91 मुकदमे हो गए, ठीक है। एक धारा 482 है सीआरपीसी में, जिसमें यह है कि अगर एफआईआर द्वेषपूर्ण है, एफआईआर पर्पजली है, आपको परेशान करने के लिए, तो एफआईआर क्वैश होती है और प्रोसीडिंग स्टे होता है। 90 एफआईआर होने के बाद भी एक भी 482 में इन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया आजम खान ने, कि भाई ये क्वैश की जाए एफआईआर, ये विद्वेषपूर्ण है। अच्छा चलिए, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे धर्मप्रकाश जी ने एक बात कही कि क्यों नहीं मुकदमों को रद्द कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई, लेकिन अगर इस बात को भी ध्यान में रखा जाए तो धर्मप्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आजम खां के बारे में कहा था, है क्या हुआ, इधर बात हो रही है, एक मुकदमा और ठोक दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था और इसीलिए उन्होंने तुरंत अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि जाके आप जमानत करा लीजिए। कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो पावर है, हाँ, वो 482 में ऑर्डर पास कर सकते थे, ठीक, ये लिखा हुआ है। हाँ, नहीं क्या नहीं, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब जो तथ्य हैं, हाँ, उन तथ्यों पर कोई असहमति नहीं है। उसको वो जो हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं पूरी बात कर रहा हूं, निचली अदालत को है, नहीं निचली नहीं, एनी कोर्ट मोर देन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो 482 पे काम कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है आशय राव, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आशय ये हो सकता है कि भाई सारे मुकदमे एक साथ ले आओ, सारा कुछ है, तो उसको मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, मान लिया मैंने साहब, बड़ी शर्मिंदगी की बात, हम माने ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आजम खां क्यों नहीं जा रहे हैं क्वेश कराने? देखिए, वो क्वेश कराने नहीं जा रहे हैं, ये तो अभी बताएंगे, राम गोपाल बताएंगे, लेकिन एक बात आपको तो ये भी मानना होगा कि अभी हाल में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे उनको राहत मिली। इसके अलावा कई अन्य मामलों में जो है आजम खां को राहत मिली, और अब जो है फिर गवाह को ला करके प्रस्तुत कर दिया गया। भाई एक चीज देखिए, आसाराम जी इतने दिन से बंद है, उनके साथ भी तो यही होता रहा। नहीं तो आसाराम की तुलना आप कहाँ? तुलना इसलिए नहीं कर रहे, हम केवल कानूनी प्रक्रिया की तुलना कर रहे हैं। एक के बाद एक अगर तथ्य सामने आ रहे हैं, भाई जौहर यूनिवर्सिटी का मूल था कि आपका इंटेंशन इसलिए खराब था कि आपने लिखा कि जब तक मैं जिंदा हूं जौहर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैं रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं। ये कहां से लोकतांत्रिक है? चलिए, वो तो एक विषय दूसरा हो सकता है। ठीक है, और आपने नहीं, आपकी अवैध चीजें नहीं, अवैध चीजें पकड़ी गई, अवैध जगह गिराई गई, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं गए? चलिए, उस पर आप क्या राहत मिली? राम गोपाल, ये कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा, दो बातें देख रही। एक तो लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से आजम खां कुछ कमजोर पड़ गए हैं, जिसके कारण भी उनकी घेरेबंदी शुरू हो गई है, और दूसरी ओर ये भी है कि वो कौन से कारण हैं जिनको लेकर के भी आए दिन विवाद खड़े हो जाते हैं। अगर ये भी कहा जा रहा है कि यही सब परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण आजम खां के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे बुजुर्ग एक चीज समझाया करते थे जी कि जाके फटी न पीर बेवाई, सोका जाने पीर पर आई। अब ये 482 बता रहे हैं हमारे गुप्ता जी कि 482 में कोई भी आदमी एफआईआर क्वेश करा सकता है। हमने तो जिंदगी में तमाम मुकदमे झेले, अभी भी चल ही रहे हैं। पुलिस चाहे जिस पर चाहे जो आरोप लगवा दे, जो करेगा वो बाद में बताएगा कि हमने किया था कि नहीं किया, तो उसके नाम से लोग भर देते हो, तमाम बार अखबारों में आता रहता है कि हमको धमकाया और उसको सिक्योरिटी दे दी कि अब साले तुम कहीं जाओगे। बहुत से लोग गनर इसलिए नहीं रखते हैं, जो होशियार हैं
वो गनर इसलिए नहीं रखते कि साले लोकेशन देते हैं सरकार को। तो ये तौर तरीका पुलिस का है, रवैया है, ऊपर से आदेश आया कि इनको फंसाना है। तो आप समझ लीजिए कि फोन तब कटेगा जब एक मुकदमा उनके खिलाफ तैयार हो जाएगा। यही हाल आजम खान साहब के साथ हो रहा है। राजनीतिक तौर पर मुस्लिम विरोध का एजेंडा है आरएसएस का, और उत्तर प्रदेश नहीं भारत सरकार तक का कि, और ये हमारे मुस्लिम्स के बड़े नेताओं में इनकी गिनती है। 4 जो बड़े नेता हैं उनमें अभी जो सर्वे आया उसमें एक बड़े नेता में आजम खान साहब भी हैं। कहीं से राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं है। अभी अभी दोबारा फिर चुनाव जीते हैं। चुनाव उनके खिलाफ भाजपा वाले भी तो लड़े थे, काहे ना जीत गए। अगर लोकप्रियता में कोई कमी थी तो उनको चुनाव बात तो पूरी होने दे, आपकी बात हम एक शब्द नहीं होंगे। हाँ ठीक है। तो कहीं वो राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं है, मगर सरकार के एजेंडा में है कि ऐसे लोगों को परेशान करो जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और जो सीटें बीजेपी के पास नहीं पहुंच पाती हैं उन पर उनका ऑपरेशन चलता है। यही एक सीट नहीं, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां जो सीटें वो नहीं पाते हैं, या तो जिला अध्यक्ष पर गाज गिराते हैं, नहीं गिरी तो फिर प्रशासन पर गाज गिराते हैं। राजनीतिक तौर पर वो पूरे मजबूत हैं और वो हमारे नेता हैं, और पूरे देश के लिए वो अच्छा काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी बना रहे थे, यूनिवर्सिटी बनाने में गिराने क्या काम था? आपके पास पूरा बल था, आप उस पर रिसीवर बैठा देते कि हम चलाएंगे। अब आप जब मुकदमा होता रहेगा, और देखिए किसी को भी फंसाया जा सकता है, मुकदमा तो हो जाएगा, फिर आप जमानत कराते रहिए और मुकदमा लड़ते रहिए। 20 साल 25 साल बाद निर्णय आ जाएगा कि वो गलत था, तो 25 साल तक तो हम परेशान हुए कि नहीं हुए? लेकिन रामकुमार ये बताइए कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका भी फायदा उठाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से आजम खां का जो तालमेल होना चाहिए वो अच्छा नहीं है। अभी आपके एक प्रवक्ता ने ये कहा कि पार्टी ने बड़ा काम किया आजम खां के लिए, हम लोगों ने विधानसभा रोक दी थी और विधान परिषद रोक दी थी, और ये भी कहा गया कि हम सड़कों पे गए और अखिलेश जी कई बार उनसे मिलने गए, हमने पार्लियामेंट में मामला उठाया, मुलायम सिंह हुए, और ये भी कहा किसी तरीके से सहजल के लिए हमने किया। तो जब ये बयान आया तो तत्काल आजम खां के बेटे ने कहा कि ज्यादा बड़ बोलेपन मत करो, और मालूम है क्या है, तो अपनी हैसियत में हाँ बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। इसका क्या मानना है? देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को कहीं से भी जरा सी भी थोड़ी सी भी दर्द होता है अगर, तो फिर इस तरीके की बातें उत्पन्न होती हैं। समाजवादी पार्टी मामला कानून का था, इसलिए अगर इनके खिलाफ बगैर कानून का कोई मामला होता तो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी सड़कों पर आती। हाँ, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, हाँ। वो भूमिका में हम असफल रहे। क्या बात, बिल्कुल आपने सही कही, बिल्कुल ठीक कहा। दिनेश जी, ये आपने देखा कि राम गोपाल पुरी ने साफ शब्दों में कहा कि हम भूमिका को उतना नहीं निभा, और आप तो भूमिका में इतने आगे आ जाते हैं कि अगर जरा सोनिया को ईडी ने बुलाया, राहुल को बुलाया, तो आप सड़कों पे उपद्रव करने लगते हैं। कभी आपने जन समस्याओं को लेकर के, जन की पीड़ा को लेकर के कभी उपद्रव नहीं किया। आपको अपने नेता की इतनी चिंता लगी रहती है कि आप उनके लिए सड़कों पर उतर आते हैं। ये कौन सा राजनीतिक है? और यही राजनीति तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अधोगति पर ले जा रही है। दिनेश जी, क्या कहेंगे इस बारे में? आदरणीय वर्मा जी, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। देखिए, ईडी को तो अभी ईडी ने तो सोनिया जी और राहुल जी को अभी बुलाया था। जहां तक प्रश्न जनता की समस्याओं की लड़ाई का है, तो कांग्रेस निरंतर लड़ रही है। आप देखिए बेरोजगारी के खिलाफ, आप देखिए महंगाई के खिलाफ। अभी प्रियंका जी ने किस तरीके से प्रियंका जी के साथ अभद्रता की, महिला पुलिस वालों उनको किस तरीके उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें जबरदस्ती घसीटा। तो कांग्रेस जन समस्याओं पे ये जन समस्याओं पे है कि नेताओं की समस्या, अपने नेता की समस्या राहुल और सोनिया समस्या है, ये मेरा सवाल है। आदरणीय वर्मा जी, ये जो आंदोलन हमारे हुए निरंतर अभी भी बेरोजगारी पे ही और महंगाई पे हुए। हाँ, लेकिन बीच में जब उनको ईडी पे, जब देखिए आदरणीय मोदी जी को जब लगा कि महंगाई पे और इस पे कांग्रेसी ज्यादा उस पे अपना आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने
फिर राहुल जी और सोनिया जी को दूसरा पैतरा खेलते हुए ईडी के समक्ष पेश होने को कहा। तो भाई हमारी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अगर उनके साथ हमारी जो पार्टियां हैं गलत करेंगी या गलत तरीके से बुलाएंगी तो कार्यकर्ता तो सड़क पे उतरेगा। अरे इनके जो नेता थे जब कांग्रेस सरकार थी तो अगर थोड़ा सा अगर कुछ कह दिया जाता था या महंगाई पे तो इनकी महिला नेता और इनके सारे नेता सड़क पे उतर आते थे। तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अगर उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है तो कार्यकर्ता तो सड़क पे उतरेगा। लेकिन जहां तक रहा सवाल समस्याओं पे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी के अलावा कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता है। आप लोगों के सामने तो सब कुछ है, आप सब तो देख रहे हैं। अब रहा सवाल आजम खां का, तो आपके इसी डिबेट पे मैं बैठा था, मैंने आपसे कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि कहीं ना कहीं इनको छुड़वाया गया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको छुड़वाया है। और देखिए वही बात आज आपके सामने आ गई। उनको अपना जो लाभ लेना था ले लिया, अब एक नया गवाह तैयार करके उनको फिर भेजने की तैयारी कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रही है, राजनीति का द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है, अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। क्या लाभ क्या ले लिया, उसको तो स्पष्ट कर दीजिए, क्या लाभ ले लिया? पूरे चुनाव में आजम खां को कहां बोलने दिया? हाँ, जब आजम खां जमानत पे छूट के आए हैं उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ है, नहीं बोलने दिया। शायद वो जेल में रहते तो बोल देते। मैंने आपका कहना ये है कि ये एक तरीके से अनुबंध हो गया था कि आप जनता में जाके नहीं बोलेंगे। देखिए आज भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अगर कोई सबसे बड़े नेता हैं वो ओवैसी नहीं आजम खां ही माने जाते हैं। और आजम खां से कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराती है, इसको आप माने या ना माने। रामगोपालपुरी, ये दिनेश जी ने आज बड़ी बात कह दी है, ये क्या सही है? ये अब देखिए वहाँ कांग्रेस का कोई नेता रहा होगा अनुबंध के समय में तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा। मगर अनुबंध कुछ नहीं हुआ। मेरी जहाँ तक मैं भी नहीं था, दूसरे क्यों कहें। मगर ये सही है कि आजम खां से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आरएसएस, भाजपा सब घबराते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जनता उसे पसंद करती है। नहीं, मुस्लिम उनको अपना नेता मानती है। एक मिनट में कह रहा हूँ। और मैंने आपसे बताया कि अभी जो सर्वे आया है हिंदुस्तान में 4 मुस्लिम बड़े नेताओं का, उनमें एक आजम खां साहब भी है। आजम खां साहब निर्विवाद रूप से लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए समाजवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से संसद में और विधानसभा दोनों जगह अपनी बात कहते हैं और जम के कहते हैं। हमारा नेता चाहे जितनी जेल भेज दिए गए हों मगर संसद में कभी रोया नहीं, ठाए ठाए जैसे योगी रोते थे, ठाए ठाए रो रहे थे, मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए। हमारा नेता रो तो नहीं रहा है, हमारा नेता उसको फेस कर रहा है। और जेल जाना, जेल महात्मा गांधी भी गए थे, तमाम नेल्सन मंडेला भी गए, क्या वो रो रहे थे कि जेल जाने कोई फांसी हो गई? ये फांसी से, ये जेलों से डरते वो हैं जो राजनीति में नहीं, जो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, वो केवल निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और जो सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा, ये नहीं, जो जैसे ये भी दिनेश जी कह रहे हैं वो बोले नहीं चुनाव में जाकर के। देखिए स्वास्थ्य भी एक चीज होती है। स्वास्थ्य, आप बताइए, अस्पताल से छूट के वो आए थे और जेल गए, फिर अस्पताल तुरंत ही गए, बाहर से आते ही तो जो आदमी इतने दिन तक जेल में रहा हो और वहाँ जो खान पान मिला है उनको, वो सब जिक्र सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद इतनी उम्र में आदमी की सेहत का क्या हाल होगा? और बोलने के लिए भी दमदारी चाहिए होती है। दमदारी आदमी की फिजिकल एनर्जी से प्रकट होती है। चलिए, दो आरोप लगाए रामगोपालपुरी ने। एक तो आरोप सीधे लगाया कि आपने उनकी जो ऊर्जा थी वो जेल में छीन ली, खान पान करके मैंने इस स्थिति में रखा। दूसरा, रामगोपाल ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो एक धमकदार नेता है, देश के 4 नेताओं में एक हैं, इसलिए बीजेपी जो है सीधे सीधे षड्यंत्र कर रही है। लेकिन हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहते हैं धर्मप्रकाश जी, जोड़ना ये चाहते हैं कि जब आजम खां जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश का सबसे बड़ा माफिया, मेरे ऊपर 88 केस हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि मेरे पास एक इंस्पेक्टर आए थे और इंस्पेक्टर ने कहा कि आप अंडरग्राउंड हो जाइए, नहीं तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा।
और ये भी कहा आजम खान ने, अब देखना है कि हमारा सफर क्या होता है। क्या जो इंस्पेक्टर ने कहा था उसने कहीं कोई इस सोच लिया था कि आजम खान के खिलाफ अब ये मुकदमा होगा, अब गवाह को परेशान करने का मुकदमा होगा और फिर इनको जेल जाए? क्या इस तरीके की रूपरेखा रही है? नहीं, हाँ, किसी की क्या व्यक्तिगत बात हुई ना मुझे मालूम है। आपका अपना सोर्स होगा, अगर आपको मालूम है तो आप उस पर विश्वास कीजिए या विश्वास कीजिए, आपका व्यक्तिगत विचार है। अभी राम गोपाल भाई ने कहा कि वो मुसलमानों के 4 बड़े नेताओं में से एक हैं, वो देश के नेता नहीं है, वो लोकतंत्र में नेता नहीं है, वो सार्वजनिक नेता नहीं है, वो मुसलमानों के नेता है। यानी आपने जो कहा भैया, जो कहा आपने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब बोलिए, जवाब दे दीजिएगा। ये फिरका परस्त नेता है, नंबर 1 चीज। आप ध्रुवीकरण जिसका आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, आपने अपना नेता तैयार किया। दूसरी बात कि जितने दिन जेल में रहे, क्या एक भी शिकायत चाहे अखबार के माध्यम से हो या कार्यकर्ताओं के माध्यम से आई कि मुझे खाना खराब मिल रहा है, मुझे प्रताड़ना दी जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं आया। नहीं, इस तरह की सूचना तो आई। शिवपाल जी ने भी आकर के आरोप शिवपाल जी, आजम खान ने नहीं कहा, हम सब कुछ कह रहे हैं। एक बहू मुंह ओढ़े, हम उसके बारे में कि कहानी है कि गोरी है कि सुंदर है कि सुंदर है हम कह रहे हैं। अगले ने तो नहीं कहा, छूटने के बाद भी नहीं कहा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाजपा से डरते हैं। अगर भाजपा से डरते होते तो ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगता कि भाजपा उनसे दहशत खाती है, हमारे पर ये आरोप ना लगता। दूसरी बात कि अगर उम्र का तगाजा सब कुछ है तो माया मां ठगनी हम जानी। अरे भाई, माया वाला मोह छोड़ दो ना। आप जौहर यूनिवर्सिटी आप अपने लड़के को दे दो, आप काहे पढ़ो, आप थोड़ा आराम कर लो भाई। अगर ये भी बात है भाई, प्रॉब्लम ये है कि चाहिए मुझे सब कुछ और सब कुछ मुझे मेरी ही तरीके से चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा ही चाहिए। ऐसा तो भगवान को भी नहीं हुआ। हम कौन सी चीज है? अरे भाई, रामचंद्र जी इतने शक्तिशाली, जो रावण मार सकते, सीता तब भी हरण हुई। तो हम ये कोई मैथोलॉजिकल बात से इसको जोड़ नहीं रहे, लेकिन प्रश्न इस चीज का कि आजम खान जी ने देश के लिए किया क्या। यूनिवर्सिटी तो तमाम लोगों ने बनाई, कानपुर में 4 यूनिवर्सिटीज हैं भाई, वो रामा वालों की है, उनकी क्या कहते हैं PSIT की है, महाराणा प्रताप की है। तो ये लोग क्या आजम खान के बराबर हैसियत रखने लग गए? या एक यूनिवर्सिटी बना देने से हैसियत हो जाती है, वही सब कुछ होता है? जौहर यूनिवर्सिटी से कितने लोग पढ़ के निकले, क्या पढ़ के निकले? आपने शिक्षा पद्धति में क्या काम किया? मेरा प्रश्न ये है कि हम दाहिने बाएं क्यों जा रहे हैं। मेरा ये कि आज FIR की बात है, अगर आजम खान जी अपने को सही मानते हैं तो उन्हें धमक के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। और 482 में मैं बैठा हूं, मैंने 482 में लिए, मैंने 482 में FIR क्वैश कराई है। वो क्यों नहीं जाते? आज मुंह सुन के क्यों नहीं निकलता कि मैं सरकार के खिलाफ जाकर के, भाई आप काहे पे विश्वास है? फिर आप जनता को भी इतना मोटिवेट नहीं कर पाए कि भाई जनता जाती कि हंगामा इतना कर देती कि हमें FIR क्यों? संजय गांधी ने क्या किया था? कोर्ट मेज पटक दी, ये कर दिया, इंदिरा गांधी के ऊपर वो नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, कर आप कुछ नहीं पा रहे हो। केवल वो 2 बांके वाला जो अमृतलाल नागर का उपन्यास वो हो रहा है कि इधर से वो लाठी दिखा रहा है, उधर से वो लाठी दिखा रहा है, इधर से जय वीर जय अली, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन लड़ने के नाम पे कोई नहीं, फिर वापस चले जाते हो आप अपने पवेलियन। भाई आप करते क्यों नहीं हो? क्यों एक्शन नहीं लेते हो? अगर आप नेता हो, हम चलिए मुसलमानों के नेता हो, आप पूरे देश में मुसलमानों में खौफ फैला दीजिए। अरे भाई, किसानों ने जो कुछ भी किया, मोदी जी को लेना पड़ा कानून वापस, कि नहीं लेना पड़ा? फिर पार्लियामेंट का कानून वापस करवाया। क्या ये लोकतंत्र की मिसाल नहीं है? आप कहते हो विपक्ष विमुख, हमने किया। इसके पहले कभी कांग्रेस ने किसी अन्य पार्टी ने कोई बिल इस तरीके से वापस लिया हो? आपने तो ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में साहबानों का फैसला आया, आपने कानून बदल दिया। वर्मा जी, कुछ मैं कहूं? हाँ, बोलिए। वही तो अब आप ही को तो बोलना ही। हाँ, देखिए, गुप्ता जी असल में लिटरेरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। अभी इन्होंने कहा कि आजम खान कम्युनल फीलिंग के नेता है। हाँ, फिरका परस्त। ये फिरका परस्त, वो ये अंग्रेजी में शब्द है, फिरका परस्त नेता है। शायद इनको ये नहीं मालूम है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ मुसलमान स्वेच्छा से उधर गए और कुछ ये कहने लगे कि हम मादरे वतन में ही रहेंगे, ये मेरा वतन है।
और देश की लड़ाई में एक भी भाजपाई और एक भी आरएसएस का आदमी नहीं था। तब हिंदुस्तान का मुसलमान लड़ रहा था। 200 साल अंग्रेजों की लड़ाई में तुम तलुए चाटते रहे और वो मुसलमान लड़ते रहे। आजम खान उनके नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। मुसलमान वो चूंकि मुस्लिम हैं और उर्दू जुबान अच्छी बोलते हैं, इसलिए आप लोग कहने लगे मुस्लिम नेता हैं। आप अगर बड़े राष्ट्रवादी हैं तो आप बता दीजिए, भारत सरकार से लगा के 16 राज्यों में आपकी सरकार है, एक और राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री हो, बताइए आप उसका नाम की है मुख्यमंत्री। एक भी आपके यहाँ एमपी और एमएलए मिनिस्टर हो, बताओ उसका नाम बताओ। यूपी मिनिस्टर नहीं है? अरे बताओ कौन है? क्या दानिश दानिश को लाया गया है, वो चुनाव जीतते नहीं, कुछ भी हो, उसको जबरदस्त। देखो सुनो फिर बात को, आपने उसको इम्पोज किया है केवल अपनी बचत के लिए। वो चुनाव लड़के नहीं आए, उसको आपने टिकट नहीं दिया है। दानिश को आपने सुन लीजिए, मैंने आपसे अपना तो छिनारा तो कर ही रहे हो, छिनारा तो कर ही रहे हो आप। एक बताओ जो पूरे भारत की बता रहा हूँ, जो हमारे मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, शाहनवाज हुसैन नहीं है, को निकाल के आपने किनारे लगा दिया। वो बेचारा बिहार में मंत्री था, वो भी पहले उसको आपने बाहर की दरवाजा दिखा दिया। कहा किसको रखा आपने? धीरे धीरे मुस्लिम का प्रयोग किया आपने और मुसलमानों को बाहर कर दिया। एक भी मुसलमान हो बताओ, भारत सरकार के मंत्री क्या नाम है बताओ उसका? भारत सरकार के एक भी मंत्री का नाम मुसलमान हो बताओ उसका नाम? जरूरी है? नहीं, जरूरी क्यों नहीं है? 20% हमारी आबादी है। 20% आबादी, 20% के साथ जीतो तो जीते क्या? कौन नहीं जीता? क्या ये आजम खान? आजम खान तो विपक्ष में है। लोकसभा भी जीते और विधानसभा। भाई देखिए, अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात करोगे तो एक अलग बात है। सवाल ये कोई काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कतई नहीं हो सकता। अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब काम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जहां तक आप देर बेर कह रहे हैं कि 482, उनके पास बड़े बड़े वकील लगे, उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो रोना नहीं चाहिए। हमारी आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि फिर रोना है तो फिर रोना नहीं चाहिए। कौन रो रहा है? आजम खान रो रहे हैं, कोई नहीं होगा। दानिश रो, उनका लड़का जा करके किसान मेरे साथ बड़ा मुझे नेस्ता नाबूद करने के लिए काम है। रोना मत कर, अपनी बात कहना रोना कहा जाता है? नेस्ता नाबूद कर रहे हैं आपका सरकार का मंत्री भाग गया कोर्ट से, उस पर नहीं आप चर्चा करने चर्चा करने के लिए तैयार भागे फिरते हैं। हमने उसको प्रोटेक्शन दिया तो बताओ। बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? अदालत के आदेश, अदालत को वारंट इशू करना चाहिए। अदालत ने कहा बाकायदे कि वो भाग गए, इनको लाइए। वारंट हुआ था, वारंट हुआ। चलिए दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि जैसा आप कभी कह रहे थे कि आजम खां को एक विशेष लाभ के लिए लाया गया था बाहर, और अब तो क्या आपको लगता है कि अब फिर वो जेल जाएंगे? देखिए, सरकार जो चाहे ले, हाँ वो तो होना ही होना है। हाँ, चार्जशीट बनती है, चार्जशीट में धाराएं जोड़ दी जाती हैं, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है कि वो जेल जाएंगे या बीच में कोई उनके आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि वो तो एक विशेष लाभ के लिए लाए गए थे। निश्चित रूप से ये जो तैयारी की गई है, हाँ, उन्हें पुनः जेल भेजने की तैयारी है और लोकसभा के पहले फिर निकालने की तैयारी होगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए धन प्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए करें क्या आजम खान को जेल भेजना है क्या? नहीं, हमें जेल, वो अगर जेल जाएंगे अपने कर्मों से, हमें उनको जेल भेजने से ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। लेकिन अगर कहीं चोरी, कबूतर चोरी, अगर उन्होंने गुनाह किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं गुनाह किया है तो देश की न्यायपालिका पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। लेकिन जो न्यायपालिका पे तुम विश्वास करते कहाँ यार? न्यायपालिका में अभी कानपुर का हमने बताया, उसमें कहाँ तुम्हारा विश्वास? क्यों? हम कहाँ न्यायपालिका? किसने प्रोटेक्शन लिया? वारंट तुमने किसने प्रोटेक्शन लिया? पुलिस किसके अधीन रहती है? सरकार के। पुलिस सरकार से अपना काम करती है, पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पुलिस अपने ढंग से करती है, पुलिस अपने ढंग से कर रही है, आजम खान के खिलाफ भी। चलिए पुरी जी ये बताइए कि आजम खान को क्या जेल जाना पड़ेगा? देखिए, वो जेल मर्द जाया करते हैं, शेर जाया करते हैं, पिंजड़े में शेर रहता है। हाँ, हम लोग कांचू नहीं है और हम लोग मुखबरी नहीं करते हैं। अंग्रेजों के समय में सब भागे फिरते थे, जो तलुआ चाटते थे अंग्रेजों की, तो इतिहास लिख रहा है, हम नहीं बता रहे हैं ये बात।
अब आज बता रहे हैं कि हम बड़े भारी मुल्कवादी, राष्ट्रवादी, हिंदुस्तानी सब यही है, झंडा हम लगा लें। आज तक 52 साल में अपने कार्यालय में झंडा आपको मालूम नहीं 1963 में 26 जनवरी की परेड में हम शामिल हुए, हमने तिरंगे को सलाम किया, हमने कब नहीं किया? आप बताइए, आप गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरएसएस कार्यालय में मैं बता रहा हूँ, और अभी इनके विधायक उल्टा कहिए इस्कॉन मंदिर में तिरंगा कहाँ नहीं लगा? उनका उल्टा झंडा लिए दिखा रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उल्टा झंडा बाकायदे वायरल हो रहा है कि हरा ऊपर है, नारंगी नीचे है। जीरो टॉलरेंस वो जीरो टॉलरेंस है, वो जीरो टॉलरेंस है। वो एक व्यक्ति को आप 165 करोड़ में एक व्यक्ति की बात न करें। कैसे आपका विधायक है उसमें? विधायक है? कौन सा विधायक है? विधायक है, उसका नाम बाकायदे वायरल हुआ। अब इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि हम इसको याद रखते। चलिए, और दूसरी और बात छोड़ दीजिए, गोडसे की फोटो लगा के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई ऑब्जेक्ट से क्या मतलब? अरे आप लोगों की कॉन्स्पिरेसी होगी। हम नाथूराम गोडसे को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक, वीर सावरकर को अप्रिशिएट करते हैं। आप यही बात कहिए पब्लिक मंच से। आप भाई पब्लिक मंच, इससे बड़ा पब्लिक मंच कौन सा है? भागवत ये कहा है कि हम उनको नहीं मानते। मोहन भागवत ने कभी कहा होगा नाथूराम गोडसे को मानते हैं? कभी कहा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन प्रकाश जी, राम गोपाल जी और दिनेश बाजपेयी जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आपने बात रखी, और अब आजम का क्या भविष्य होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।